नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरिट के। जी। हमारे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जानकारी है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी है। तो आज का मिशन है इस प्रोसेस को जल्दी से समझना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सीट्स का क्या सीन है। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। ये उन सबके लिए बहुत जरूरी जानकारी है जो सीसीएसयू से पीएचडी करने का सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सोर्सेज में क्या डिटेल्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज डेडलाइंस। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ccsuu.ac.in पर वो 4 जुलाई 2025 से मिलने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, 4 जुलाई से अवेलेबल हैं। और वेबसाइट के हिसाब से फॉर्म भरने और पेमेंट की लास्ट डेट 30 जुलाई 2025 है। तो ये डेट नोट कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, 30 जुलाई। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी रखी गई है 2500 रुपीज। 2500 रुपए, ठीक है। और एससी एसटी और जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रुपए है। 1500 रुपए। अच्छा, और अप्लाई करते समय कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी, है ना? जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जी हाँ बिल्कुल। अप्लाई करने से पहले अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर ये स्कैन करके तैयार रखें। साइज 25 केबी से कम होना चाहिए दोनों का। 25 केबी से कम? ओके। और फोटो ये ध्यान रहे कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। और हाँ, जब आप फॉर्म भरें तो अपना फॉर्म नंबर और पासवर्ड जरूर कहीं सेव कर लें, मतलब भूले नहीं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय तो एक ईमेल आईडी दी है cssformquery@gmail.com। इस पर ईमेल करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई एप्लीकेशन प्रोसेस की बात। अब ये समझते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। मुझे लगता है शायद 2 तरह के लोग एलिजिबल हैं। एकदम सही कहा आपने। बेसिकली 2 रास्ते हैं। या तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिसको आरईटी कहते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। आरईटी, हाँ। या फिर अगर आप कुछ खास क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आप सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कहलाती है। अच्छा, तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आता है, मतलब किसे टेस्ट नहीं देना? एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जैसे यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन है, इसमें जेआरएफ वाले भी शामिल हैं। हाँ, जेआरएफ वाले। या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट, इसमें भी जेआरएफ सहित, या एसएलईटी या गेट की वैलिड क्वालिफिकेशन हो। अच्छा, गेट भी। जी। इसके अलावा अगर किसी ने सीसीएसयू से ही एमफिल डिग्री की है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। इनको छोड़कर बाकी सबको आरईटी देना होगा। और आरईटी देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मतलब मास्टर्स में कितने परसेंटेज? आरईटी देने के लिए मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। 55%? हाँ, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए 5% की छूट है। अच्छा। मतलब 50% मार्क्स पर भी वो एलिजिबल हैं। अच्छा, 50% पर भी। जी। और अगर किसी के पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो इंडियन मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट मानी जानी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो मतलब टेस्ट पास कर लिया या एग्जेम्पशन मिल गया तो एडमिशन हो गया, या इसमें कुछ और भी है? नहीं, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इंटरव्यू। सिर्फ टेस्ट या एग्जेम्पशन काफी नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू भी है? हाँ, इंटरव्यू के 30 मार्क्स रखे गए हैं और इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि 11 या इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। ओह, मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 12 मार्क्स लाने ही होंगे? जी हाँ बिल्कुल, कम से कम 12 मार्क्स जरूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस और आपके एकेडमिक मेरिट अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं, या फिर आरईटी स्कोर अगर आपने टेस्ट दिया है, के कंबाइंड बेसिस पर होगा। अच्छा, दोनों को मिलाकर? हाँ, दोनों को मिलाकर। और एक खास बात यह है कि जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा, जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग पहले से होती है, जो यूनिवर्सिटी के लिए भी एक तरह से फायदेमंद है। लेकिन हाँ, अगर किसी की जेआरएफ वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उन्हें सिर्फ नेट क्वालिफाइड माना जाएगा, प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। समझ गए। और अगर मार्क्स बराबर हो गए तो? टाई हो गया तो? हाँ, अगर कभी 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाएं तो टाई ब्रेकर के लिए सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। पीजी के मार्क्स? हाँ, अगर वो भी सेम है तो फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स, और अगर वो भी सेम है तो फिर 10+2 के मार्क्स। इस तरह से रैंकिंग तय होगी और रिजर्वेशंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लागू होगा। ठीक है,
ये सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट्स और सीट्स पर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो सकती है और कितनी कितनी जगह हैं? यूनिवर्सिटी ने कुल 38 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी है और सीट्स की संख्या हर सब्जेक्ट में वो काफी अलग है। अच्छा, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 18 सीट्स हैं, कॉमर्स में 40 हैं, लॉ में 37, एजुकेशन में 55, हिंदी में 20। ये तो कुछ उदाहरण हैं। हाँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉटनी में 119 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 300। 300 केमिस्ट्री में? वाओ। जी हाँ, 300। फिजिक्स और जूलॉजी में 150 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 21 हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ 4 सीट ही हैं। सिर्फ 4? इतना ज्यादा वेरिएशन, केमिस्ट्री में 300 और मैकेनिकल में 4? हाँ, ये सीट्स का इतना बड़ा अंतर है, ये शायद यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिसर्च फोकस या फिर अवेलेबल गाइड की कैपेसिटी या उस फील्ड में डिमांड को दिखाता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नोटिफिकेशन कहता है कि ये सीट नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये टेंटेटिव है? जी, ये फाइनल नहीं है, बदल सकती हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? यही कि सीसीएसयू का पीएचडी एडमिशन प्रोसेस काफी डिटेल्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, डेडलाइंस है, खासकर वो 30 जुलाई वाली डेट याद रखनी है, और सिलेक्शन स्टेजेस भी क्लियर हैं। बिल्कुल। और इसको अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो पीएचडी एडमिशन्स कहीं भी हों हमेशा कंपेटिटिव होते हैं। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी को बारीकी से समझें, सिलेक्शन प्रोसेस के पॉइंट्स जैसे इंटरव्यू का वेटेज कितना है, जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस क्यों मिल रही है, टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी अपने सब्जेक्ट में अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, इन सब पर ध्यान दें। ये सब उनकी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही। एक सवाल जो अब भी मेरे मन में आ रहा है, ये जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स में सीट्स का इतना बड़ा फर्क है, जैसे केमिस्ट्री में 300 और मैकेनिकल में सिर्फ 4, क्या ये सिर्फ रिसोर्सेज या गाइड्स की अवेलेबिलिटी का मामला है, या ये यूनिवर्सिटी की रिसर्च प्रायोरिटीज के बारे में भी कुछ इशारा करता है कि वो किन एरियाज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? इस पर शायद और सोचा जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये डिस्प्यूशन कई चीज़ों का रिफ्लेक्शन हो सकता है।